हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनबाज। लगातार एबीपी न्यूज बना हुआ है अपने उस सवाल के साथ कि डीएम पर कार्रवाई कब। यकीन मानिए ये एबीपी न्यूज की जीत नहीं, ये आप लोगों की जीत है, ये आपके विश्वास की जीत है। 3 दिन लगातार, 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है कि हम हाथरस के इस गांव में मौजूद हैं और बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। सवाल पुलिस पर, सवाल प्रशासनिक अधिकारियों पर और खास तौर पर सवाल डीएम पर। और देखिए, हमारी मुहिम का असर ऐसा हुआ कि न सिर्फ कल मीडिया को आखिरकार पीड़ित परिवार को, एबीपी न्यूज को बात करने की इजाजत दी गई, बल्कि डीएम पर कार्रवाई के संकेत भी मिले। और अचानक कल शाम खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश करती है, अनुशंसा कर दी है। इसे जीत नहीं तो और क्या कहेंगे, लेकिन ये जीत तब तक अधूरी है जब तक डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई नहीं हो जाती, क्योंकि पीड़ित परिवार का हर शख्स, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, सबकी जुबान पर एक नाम है, डीएम प्रवीण कुमार ने जो किया है वो माफ करने योग्य नहीं है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, पूरे संवेदनशीलता के साथ जो बुनियादी सवाल हम उठा रहे हैं वो उठाते रहेंगे तब तक जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता। बता दें आपको, मेरे 2 सहयोगी रविकांत डीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। कुछ देर बाद हम उनके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो सवाल पूछना है। डीएम साहब 2 दिन से बच रहे हैं हमारे सवालों से, लेकिन हम तब भी पूछते रहेंगे जब तक जवाब न मिले। इसके अलावा अंजलि कुछ देर में सीधा पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचेंगी। अंजलि आ चुकी है स्पॉट पे मेरे साथ। अंजलि, आज फिर आपको मोर्चा संभालना है। मैं बाहर हूं, रविकांत डीएम आवास के बाहर मौजूद है, आप पीड़ित परिवार के बाहर मौजूद होंगी। और आज सियासी ड्रामा खूब देखने को मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। जी, अभी तक प्रशासनिक ड्रामे की जो अवधि है वो चल रही थी कुमकुम, और अब जो है वो सियासी ड्रामा शुरू होने वाला है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आए थे, कई अन्य दलों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। और आज जिस तरह से खबरें मिल रही हैं तो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुंच सकता है। तो देखते हैं कि ये तमाम नेता जो अब आ रहे हैं किस तरह का आश्वासन देते हैं। लेकिन लगातार जो हम पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं उनसे आज भी मैं यही बात करूंगी। उनका सिर्फ ये कहना है, देखिए आश्वासन हमें सब दे रहे हैं, आप जांच कोई भी बिठा लीजिए, लेकिन हमें परिणाम चाहिए। और परिणाम क्या चाहिए? अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। बेटी के लिए इंसाफ और एक नाम, प्रवीण कुमार। डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई को कौन है जो बचा रहा है डीएम प्रवीण कुमार को? ये सवाल हम पूछेंगे, पूछते रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, अब हाथ नहीं लगा सकते। कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है यूपी में। देखिए, मैं जो आपको यहाँ आने दिया जा रहा है ये कोई वोट, मगर ये सब उल्टा ना हो। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो न्याय मिले उसे उसमें ना बदल जाए, इनके पक्ष पे ना हो। ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। कोई खतरा भी महसूस बहुत हो रहा है। हाथरस में एबीपी न्यूज की मुहिम का हुआ है बड़ा असर। एबीपी न्यूज ने सोते प्रशासन को जगाया। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद हाथरस के लापरवाह एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड करना पड़ा। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद प्रशासन को मीडिया से पाबंदी हटानी पड़ी और पीड़ित परिवार का दर्द दुनिया के सामने आया। एबीपी न्यूज की मुहिम के 102 घंटे में हाथरस केस की सीबीआई जांच का ऐलान करना पड़ा, लेकिन हाथरस के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की ये जंग अभी जारी है। पीड़ित परिवार को न्याय तब तक अधूरा है जब तक हाथरस के डीएम पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर जो आरोप हैं वो सबसे ज्यादा गंभीर है। आरोप नंबर 1, बिना परिवार की मर्जी के रात में शव को जलवा दिया। मैंने बोला था कि बॉडी को क्यों नहीं दिखाया हमें, जब मतलब तुमने बॉडी का दाह संस्कार कर दिया है तो हमने बॉडी देखी ही नहीं है, तुमने किसको जला दिया उसमें। आरोप नंबर 2, पीड़ित के परिवार को उसके घर में बंद करवा दिया। हमारे रिश्तेदारों को भी रोक रहे थे, उन्हें भी नहीं आने दे रहे थे। ऐसा क्या हुआ? बच्चा बाहर ना जा सके। आरोप नंबर 3, परिवार को गुमराह करने की कोशिश की। ये बोल रहे थे कि आपने कभी पोस्टमार्टम करी हुई बॉडी कभी देखी है? आप जानते हो पोस्टमार्टम क्या होता है? डीएम सर ने ये बात बोली थी। बॉडी में ऐसा चीर-फाड़ कर देते हैं, उसमें अलग अलग हो जाता है। अगर बॉडी को आप लोग देखते तो खाना नहीं खाते, 6 दिन खाना नहीं खाते, ऐसा उन्होंने बोला। आरोप नंबर 4, मुआवजे से मुंह बंद करने की कोशिश की। पहले तुम्हारे खाते में पैसे आ गए हैं, मुआवजे की दुहाई दे रहे थे। हाँ। कि मुआवजा तो मिल गया। हाँ मिल गया है।
मकान भी मिलेगा, पैसे मिलेंगे 25 लाख रुपए। मैंने मुझे नहीं चाहिए। बेटी वापस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी मेरी बेटी। आरोप नंबर 5, पीड़ित के परिवार को धमकी तक दी। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि हाथरस केस में लापरवाही बरतने के जिन आरोपों में हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम सबद, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड हो चुके हैं, उससे ज्यादा गंभीर आरोपों में घिरे डीएम प्रवीण कुमार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? हाथरस के डीएम साहब घटना के पहले दिन से सवालों के घेरे में हैं। डीएम के आदेश पर ही रातों रात पुलिस बल की मौजूदगी में हाथरस की पीड़ित बेटी का शव जला दिया गया और परिवार को चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। और डीएम की गाड़ी के पीछे भागती पीड़ित की भाभी की ये तस्वीरें कलेजा चीर देती हैं। अफसरी के घमंड में चूर डीएम साहब की ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का क्या सलूक रहा है। चारों तरफ से डीएम प्रवीण कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने डीएम प्रवीण कुमार से सवाल किए तो देखिए कैसे वो सरपट अपनी गाड़ी में सवार होकर भाग निकले। सर, आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? सर, धार्मिक मान्यताओं को ताक पे रख करके आपने काम किया है, पीड़ित परिवार को आप धमका रहे हैं। सर, डीएम साहब, देर है अंधेर नहीं। जब तक आपकी ताकत और ओहदे का नशा नहीं उतरता, जब तक हाथरस के सच को छिपाने की कोशिश करने का पूरी तरह पर्दाफाश नहीं हो जाता, एबीपी न्यूज अपनी मुहिम पर डटा रहेगा। डटे रहेंगे हम, नहीं झुकेंगे हम। और ये बैरिकेडिंग इस बात का सबूत है कि एबीपी न्यूज ने जो सवाल उठाए वो बुनियादी थे, महत्वपूर्ण थे और जरूरी थे। वो जरूरी थे इसलिए कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। 6 तस्वीरें आपके सामने, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि कैसे एबीपी न्यूज की मुहिम के जरिए न सिर्फ हमने पीड़ित परिवार को मीडिया से बात करने की इजाजत दिलवाई, हमने उस परिवार को बेटी की अस्थियां दिलवाई, जो अस्थियां बेटी को बेहद बुरी तरीके से रात के अंतिम संस्कार में जला दी गई। परिवार इतना खौफ में था कि घर से बाहर निकलने को राजी नहीं, उनको डर लग रहा था, लगातार पुलिस की चौकसी थी। लेकिन कल एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी में भाई ने बहन की अस्थियों को संजोया और लेकर इकट्ठा कर घर के अंदर गया। इसके अलावा हमारी बड़ी जीत ये भी कि इस पूरे मामले में 5 बड़े पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जीत एबीपी न्यूज की मुहिम की ये कि योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, सिफारिश कर दी। तो बड़ा सवाल ये कि अब जो आखिरी मुद्दा हमने इस मुहिम के जरिए उठाया था कि डीएम पर कार्रवाई कब, इसका जवाब कब मिलेगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि अगर कोई एक शख्स जो सबसे बड़ा गुनहगार है, कोई एक शख्स जिसने सबसे गलत किया, वो डीएम है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर डीएम पर कार्रवाई न होने की वजह से आईएएस और आईपीएस लॉबी एक दूसरे के आमने सामने हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में 2 पहाड़ हो गए हैं। आईपीएस एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। जी हां, ऐसी खबर आ रही है कि बकायदा आईपीएस एसोसिएशन नाराज है इस बारे में कि साफ तौर पर जब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, तो फिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं? अब तक डीएम पर कार्रवाई तब भी क्यों नहीं जब एसपी नाप दिए गए, एसपी पर आपने कार्रवाई कर दी। लेकिन जो परिवार लगातार कह रहा है कि तमाम भूल की वजह से, तमाम गलतियों की वजह डीएम है, तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ग्राफिक्स हम आपको दिखाएं ताकि आप आसान भाषा में समझें कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आईपीएस और आईएएस लॉबी हो गए हैं आमने सामने। जब पहली कार्रवाई हुई एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद, उसमें
एसपी नाप दिए गए, एसपी पर कार्रवाई हुई। इसके बाद से आईपीएस लॉबी काफी नाराज बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि एसपी के बाद तो सीमित अधिकार होते हैं, असल अधिकार जो प्रशासनिक लेवल पर जिले के अंदर होते हैं, या फिर आसान भाषा में अगर हम कहें तो जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिले का जो राजा होता है प्रशासनिक तौर पर, वो तो डीएम होता है। तो डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? जब एसपी पर गाज गिरी तो डीएम पर गाज क्यों नहीं गिराई जा रही है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि उठा रहा है आईएएस प्रशासन, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आईपीएस और आईएएस प्रशासन के बीच हो गया है दो फाड़। उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें सामने आ रही है और ग्राफिक्स के जरिए आपको आसान भाषा में हम समझा रहे हैं कि आखिर ये जो गतिरोध है, ये जो मतभेद है, हालांकि ये मतभेद अमूमन रहता है, शुरुआत से रहा है, लेकिन अब हाथरस के इस मामले के बाद ये गतिरोध और बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि गतिरोध पहले नहीं था, लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब एसपी पर कार्रवाई हो गई तो डीएम को बचा कौन रहा है, और ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है। इन सब के बीच पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे राजनीतिक संपादक। पंकज, आपने तो बड़े करीब से उत्तर प्रदेश की न सिर्फ सियासत को बल्कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको समझा है। ये जो कहा जा रहा है कि आईपीएस लॉबी अब नाराज बताई जा रही है कि आपने डीएम पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कुमकुम, देखिए, अगर आप देख पा रही हैं इस हाथरस की घटना को, आप खुद कवर कर रही हैं, देखिए उसमें जिस तरीके से गलतियां हुई हैं, चूक हुई है, अगर मान लीजिए कि अगर एसपी ने वो गलती की है तो वही गलती डीएम की भी बनती है। ये सब देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लड़की के परिवार हैं, उनके घर वाले हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो गलती एक और सजा एक को मिल जाती है और दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो नए बैच के आईपीएस अफसर हैं, जो एसपी के विक्रांत वीर के साथ के बैचमेट हैं, उनके जूनियर हैं, वो बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि बलि का बकरा हम एसपी को, आईपीएस अधिकारियों को बनाया जाता है, आईएएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये सच भी है, पिछले कुछ महीनों में आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आईपीएस के खिलाफ नहीं हुई है। इसको लेकर दोनों अधिकारियों के संवर्ग में ठन सी गई है। पंकज, आईपीएस और आईएएस ये जो ऐसी प्रशासनिक दो व्यवस्थाएं हैं इस देश की, अमूमन यहाँ पर थोड़ा मतभेद रहता है और थोड़ा मतभेद लोकतंत्र में मीठा भी है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम ये माने कि ये मतभेद दो फाड़ में तब्दील हो गया हाथरस घटना के बाद, और इसीलिए अब बड़ा सवाल बन गया है कि डीएम को आखिर बचा कौन रहा है? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि दोनों ही अधिकारियों के अपने संवर्ग में किसी तरीके की बहुत ऐसी हो जाएगी कि आर पार की हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि आईपीएस अधिकारियों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर हमने गलती की है तो वही गलती एसपी के साथ साथ डीएम ने भी की होगी। एएसपी, सीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, ना एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ना डीएम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर के बहुत चर्चा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या डीएम को इस पूरे मामले में कोई बचा रहा है, और ये बात सही भी है। तो पंकज, क्या ये माना जाए कि जो आईपीएस एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है, ये भी एक तरह का दबाव बनाएगा? क्योंकि सरकार के लिए तो दोनों ही व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण है, उसके बिना तो आप सरकार नहीं चला सकते। बिल्कुल, ये तो एक साइकिल के दोनों पहिए हैं, एक पहिए से साइकिल चल नहीं सकती है। और कुछ अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने ये मांग की है कि आईपीएस एसोसिएशन की बैठक हो इस मुद्दे पर, कि क्यों हमेशा जिले के एसपी के खिलाफ ही कार्रवाई होती, जिले के डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो आईपीएस एसोसिएशन के जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने अब तक इस पर कोई राय नहीं दी है। वो मामले को बीच बचाव करके हल करना चाहते हैं, दबाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मामला ऐसे ही सॉल्व हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, लगातार जानकारी के लिए। पंकज, देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बहुत बेहतरी से समझते हैं, और अमूमन यही शिकायत आईपीएस को रहती है कि हमेशा वर्दी वाले को तो आप निशाना बना देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारियों पर उस लेवल की कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? और इस मामले में भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर एसपी से कोई गलती हुई तो वही गलती तो डीएम ने भी की, तो आप डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? फिर तभी तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डीएम को बचा कौन रहा है? किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एबीपी न्यूज के आगे झुकना पड़ा, आपको यह भी समझना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर सबसे बड़ी जीत हुई है आपके विश्वास की, और ये विश्वास तब बना जब एबीपी न्यूज ने वो सवाल उठाए जो सीधा आपके मन में थे। अचानक
असर हुआ रूबिका? ये देखिए, अब अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। जरा चलिए। प्रतिमा, एबीपी न्यूज की मशाल पकड़िए, आगे बढ़िए। ये लीजिए, माइक लीजिए। प्रतिमा, ये आपकी खबर का असर है। ये सिर्फ एबीपी न्यूज की नहीं बल्कि हर उस देशवासी की जीत है जिसे ये विश्वास था कि हमारी मुहिम के आगे हाथरस के जिला प्रशासन को झुकना ही होगा। एक छोटा सा इलाका, वहाँ से मीडिया कर्मी, ये एबीपी न्यूज की मुहिम है। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। ये उस देशवासी की जीत है जिसे यकीन था कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाए बिना एबीपी न्यूज की बेटियां सत्य के पथ से हटेंगी नहीं। कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, इसको पुलिस प्रशासन ने अहम की लड़ाई बनाया और अब ये गुमान टूटा है, अब ये अहम टूटा है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर है कि अब प्रशासन को झुकना पड़ा, पुलिस को झुकना पड़ा। खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में? क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहा है? आप खुद महिला, आप इस मामले में इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? इसके लिए हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने पुलिस की गुंडागर्दी से लेकर धक्का मुक्की तक सब कुछ सहा। What is happening? यूपी पुलिस की सच का गला दबाने की हर कोशिश को सहा। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, कैमरा की तार निकाल रहे हैं, ये लोग कैमरा की तार निकाली जा रही है। ये देखिए, गांधी जयंती के दिन लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ तो गांधीगिरी भी करनी पड़ी। हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए। भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हौसला नहीं छोड़ा। भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे, हो गया काम। सुबह 6 बजे से हमारी पूरी टीम हाथरस के इस गांव के बाहर एक बार फिर से डट गई थी। आप गलत बात कर रहे हैं। हाथरस पुलिस ने गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। पूरी की पूरी फोर्स लगा दी जाती है, किस लिए? ताकि मीडिया कर्मी वो लड़की के परिवार वालों से मिल ना पाए। किस वजह से? क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप, और क्या छुपाना चाह रहे हैं? रूबिका, प्रतिमा और अंजलि डटी हुई थी। और मुझे लगता है अब ये लोग शायद अंदर की तरफ जा रहे हैं। तभी कुछ हलचल हुई। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर हुआ। मीडिया को गांव के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन साइड से जाने दिया जा रहा था। सबसे पहले हमारी संवाददाता अंजलि गई और फिर हमारी पूरी टीम बैरिकेडिंग के किनारे से गांव के रास्ते पर दाखिल हुई। और ये मीडिया कर्मियों को अलाउ कर दिया है अंदर जाने की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर जरा बता दें आपको। अचानक क्या असर हुआ रूबिका? ये देखिए, अब अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। जरा चलिए सीधा रुक करते हैं। आखिरकार अंदर जाने की इजाजत। जरा चले आप। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है कि अब बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं। हमारी टीम भावुक भी थी, क्योंकि यही टीम थी जो हाथरस के जिद्दी प्रशासन के सामने चट्टान की तरह डटी हुई थी। हमारी टीम ने गांव के अंदर दौड़ लगा दी। हम कूच करेंगे वहां उन तमाम परिवारों से मुलाकात करने के लिए। ये सरकार की तरफ से अपनी फजीहत के बाद शायद ऊपर से निर्देश आए होंगे। इस मुहिम की शुरुआत प्रतिमा मिश्रा ने की थी, जब उन्हें गांव के अंदर दाखिल होने से रोका गया और फिर पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की। पूरा देश जानता है कि एबीपी न्यूज की मुहिम है। यहाँ आखिरकार प्रशासन को प्रतिमा झुकना पड़ा है। एबीपी न्यूज से जो मार्च किया, ये उसकी जीत है। सब रात तक यहाँ थे, हमने कहा था ना नहीं हटेंगे। देखिए गांव में जा रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी टीम सत्य के उस पथ पर आगे बढ़ रही थी जहां से हटाने की हाथरस की पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी। हम गांव में दाखिल हो चुके थे। पीड़ित परिवार की गली के बाहर पुलिस वालों की पूरी फौज जमा थी। कहाँ है घर? ये है पीड़िता का घर। चलिए, ये है पीड़िता का घर, ये है पीड़िता का घर। आगे गली। हाँ बहुत ही। हम समझ गए थे कि इसी गली में घर है,
और इस तरह से एबीपी न्यूज पीड़ित परिवार के घर पहुंच गया। पहुंच गए हम पीड़ित के घर, सबसे पहले पहुंचे पीड़ित के घर, सबसे पहले पहुंच गए हम पीड़ित के घर। एक जीत हमने हासिल कर ली पीड़ित परिवार को आवाज बुलंद करने का मौका देकर, लेकिन अभी एक जीत और हासिल करनी है। डीएम पर कार्रवाई करके, डीएम पर गाज गिरनी चाहिए, डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है। रविकांत, एक बार फिर से मोर्चा आपने संभाल लिया है, डीएम आवास के बाहर दर्शन हुए कि नहीं? चलिए रविकांत से हम बात करेंगे, लेकिन लगातार इस मुहिम पर हम बने हुए हैं। देखिए, पीड़ित परिवार को हमने न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए अपना माइक उनके आगे रखा। उनके जरिए पूरे देश ने सुना कि उनके साथ क्या हुआ। न सिर्फ उस बेटी की अस्थियां परिवार को दिलाई, बल्कि सीबीआई जांच की अनुशंसा तक उत्तर प्रदेश सरकार को करनी पड़ी। लेकिन ये लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक डीएम पर कार्रवाई नहीं होती। और डीएम आवास के बाहर रविकांत मौजूद है, सीधे लिए चलेंगे आपको उनके पास। बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिंदाल। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके स्नेह, आपके विश्वास और आपके साथ की वजह से आज देखिए हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम के साथ देश इस कदर जुड़ा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाइयां सिलसिलेवार तरीके से हुई। हमारी वजह से पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार को मीडिया से बात करने की इजाजत मिली। हमारी वजह से पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। हमारे सवालों की वजह से आखिरकार एसपी पर कार्रवाई हुई, तमाम बड़े अधिकारी नपे। लेकिन अब भी हमारे बुनियादी सवाल वहीं के वहीं कि डीएम को कौन बचा रहा है और डीएम पर कार्रवाई कब। सीधे लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी रविकांत के पास, जो कि मौजूद है डीएम प्रवीण कुमार के आवास के बाहर। डीएम से 2 दिन से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। रविकांत, दर्शन हुए क्या? देखिए, कल पूरे दिन हम इंतजार करते रहे, परसों इंतजार करते रहे। कल ये उम्मीद थी कि शायद डीजीपी के साथ वो दिखेंगे, क्योंकि जब आला अधिकारी आ रहे हैं तो उनके साथ डीएम साहब नजर आएंगे, लेकिन डीएम साहब कल भी नजर नहीं आए। जाहिर सी बात है कि प्रशासन को भी इस बात का पूरा इल्म है, सरकार को भी इस बात का इल्म है कि अगर डीएम साहब सामने आएंगे तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे। और डीएम को निश्चित रूप से बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खुद जो डीजीपी हैं, डीजीपी ने ये कह दिया है कि जो फैसला था रात में 2:30 बजे शव को जलाने का, जो फैसला था वो लोकल डीएम और एसपी का फैसला था। जब ये ऊपर लेवल से ये तय हो गया, जो लगातार कहा जा रहा था कि लोकल लेवल का ये डिसीजन है, तो अगर ये डिसीजन लोकल लेवल का है, ये तय कर दिया गया, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल और इसी को लेकर रविकांत, अभी एबीपी न्यूज ने ये जानकारी भी दी, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन के बीच नाराजगी पैदा हो गई है इस बात को लेकर कि अगर गलती एसपी की थी तो फिर वो गलती तो डीएम की भी थी। तो आपने, क्योंकि खाकी पर कार्रवाई करना, खाकी पर गाज गिराना आसान था, वहां पर तो आपने कार्रवाई कर दी। डीएम को कौन बचा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ एसपी पर कार्रवाई हुई और उनके साथ 4 और जो छोटे अधिकारी थे पुलिस के, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार, जो कि हाथरस के मुखिया हैं, प्रशासनिक मुखिया हैं, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इजाजत के ये संभव नहीं था। जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय का जो मुख्य सूत्रधार है वो है प्रवीण कुमार लक्षकार, जो कि हाथरस के डीएम है, और इन्हीं का ये डिसीजन है। और अब तो राज्य सरकार की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि ये राज्य सरकार का फैसला नहीं था, उच्च प्रशासन का फैसला नहीं था, ये फैसला था लोकल डीएम का। और जब ये लोकल डीएम का फैसला था, ये सरकार ने बता दिया, उसके बाद क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इससे शक हो रहा है कुमकुम, इससे शक हो रहा है कि ये फैसला वास्तव में डीएम का था या नहीं था, क्योंकि अगर था तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी।
अगर नहीं था, छुपाया जा रहा है। शायद इसीलिए ये डीएम को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया या डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। रविकांत, याद होगा आपको जो वीडियो वायरल हुआ था डीएम साहब का, बड़े गुमान से कह रहे थे मीडिया वाले चले जाएंगे, हमने यहीं रहना है। डीएम साहब, मुझे पता है 3 दिन से आपके कमरे में एबीपी न्यूज के अलावा कोई चैनल नहीं चल रहा है। बड़ी कोफ्त हो रही होगी देखकर जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। और सुन लीजिए, आ जाइए यहाँ हाथरस के इस गाँव में, हम नहीं गए कहीं, मीडिया यही मौजूद है, एबीपी न्यूज यही मौजूद है, आपका तापता नहीं है। इन सब के बीच हाथरस में हो रही सियासत की तस्वीरें भी आपको देख लेनी चाहिए। एक तरफ पीड़ित परिवार अब भी न्याय के लिए तरस रहा है। हालत यह कि कल जाकर पीड़ित परिवार को अपनी बेटी की अस्थियां मिली। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कैसे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। कल ही शुरुआत हो गई थी जब राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस के उस पीड़ित परिवार से मिलने आए। बाहर आकर योगी सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है आज, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। वहीं कोलकाता में तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च निकाल दिया। तो कैसे एक छोटे से जिले, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से निकलकर ये तस्वीर सियासत की इतनी बड़ी हो गई कि पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी वही कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। और ये इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक पीड़ित परिवार ये नहीं कहता कि हाँ, अब जाकर हम संतुष्ट हैं। कल शाम हाथरस के पीड़ित परिवार का दर्द बांटने पहुंचे राहुल और प्रियंका। राहुल और प्रियंका ने करीब आधा घंटा तक परिवार से बंद कमरे में बातचीत की। मीडिया को तो पुलिस ने बातचीत वाली जगह नहीं जाने दिया, लेकिन मोबाइल कैमरे में दोनों भाई बहन पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते दिखे। तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी, तो राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार के सदस्यों को समझाते दिखे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल और प्रियंका सियासी रंग में आ गए और परिवार को इंसाफ से ज्यादा जोर योगी सरकार पर हमला बोलने पर रहा। We are telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family, इसकी रक्षा करना यूपी सरकार और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, उसे घर भी नहीं योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। इससे पहले राहुल और प्रियंका के हाथरस जाते वक्त जमकर हंगामा हुआ। राहुल और प्रियंका गांधी का काफिला दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहा था। प्रियंका गांधी खुद ड्राइव कर रही थी और बगल में राहुल गांधी बैठे हुए थे। दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए थे। बड़े बड़े ट्रकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सवार थे और नारे लगा रहे थे। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नारेबाजी हो रही थी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस के एक बड़े नेता को पुलिस की लाठी से चोटें आई तो प्रियंका ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया और इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कुल 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाकर और पीड़ित परिवार को मरहम का भरोसा देकर यूपी में फिर वो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की है जो उसके हाथ से खिसक चुकी है।
देखिए साहब, ये तो सियासत है, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आईपीएस एसोसिएशन बड़ा नाराज बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इसीलिए एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा है कि अगर एसपी पर कार्रवाई हो गई तो फिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एसपी जिसके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं जिले के अंदर, उस पर तो आपने गाज गिरा दी, तमाम छोटे लेवल के 4 और अधिकारियों को नाप दिया, लेकिन डीएम जो प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिले का मुखिया होता है, और जिनका बकायदा एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बड़े प्यार से परिवार वालों को धमका रहे हैं, और परिवार वाले कल खुद एबीपी न्यूज के कैमरे में कह रहे हैं कि डीएम साहब ने ऐसा धमकाया कि हिम्मत नहीं हुई हमारी जुबान खोलने की। तो फिर डीएम को कौन बचा रहा है? डीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सीधे लिए चलते हैं आपको रविकांत के पास, जो कि डीएम आवास के बाहर मौजूद है। रविकांत, जो बात मैंने अभी कही, डीएम साहब 3 दिन से एबीपी न्यूज के अलावा कोई चैनल देख नहीं रहे होंगे, और आपको बाहर खड़ा होता देख देख तो कोफ्त हो रही होगी उनको। कहीं आपको देख रहे हैं बाहर खिड़की से, इसलिए तो बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमसे तो लगातार वो बचते फिर रहे हैं। 3 दिन से लगातार हम उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने संदेशा आते ही भिजवाया था। उसके बावजूद वो जब भी अपने किसी भी काम से बाहर निकलते हैं, और वो सिर्फ एक बार अभी तक निकले हैं पिछले 3 दिन में, और उसमें जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो लगातार भागते हुए नजर आए। कभी खुद भाग रहे हैं, कभी उनकी गाड़ी भाग रही है, घर से निकल रहे हैं तो भागते हुए निकल रहे हैं, कलेक्ट्रेट में गए तो भागते हुए, वहां से निकले तो भागते हुए। इस तरीके से उनकी भागती हुई तस्वीरें सिर्फ हमारे हाथ लगी है। सवाल उन्होंने सुने, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए। इस हाथरस शहर में सारा प्रशासनिक जो काम होता है वो डीएम लक्ष्य कुमार के निर्देश से होता है। जो डिसीजन हुआ रात में 2:30 बजे शव को जलाने का, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी था, साक्ष्यों को मिटाने वाला आपराधिक काम था वो। तो इस आपराधिक काम पर बजाय सजा होने के डीएम लक्ष्य कुमार को बचाया जा रहा है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ी वजह है, क्योंकि डीएम को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है सरकार में। सरकार खुद फंस रही होगी, सरकार की खुद की का ये निर्णय रहा होगा, इसीलिए डीएम को बचाया जा रहा है। वरना एक डीएम को बचाने का इतना आपराधिक कृत्य में जो डीएम लिप्त हो, उसको बचाने का कोई दूसरा औचित्य नहीं हो सकता है। कुमकुम, आप लगातार बने रहिएगा रविकांत, क्योंकि डीएम साहब ने कहा था ना, मीडिया चली जाती है, आप तो कहीं गए नहीं और आप तो जाने वाले भी नहीं है। भागते रहे वो, भागते भागते अपने दफ्तर जाएं, भागते भागते घर आएं, लेकिन हमारे सवालों से डीएम साहब कब तक भागेंगे? बहुत छोटा सा ब्रेक। यकीन मानिए, हाथरस की बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ ग्राउंड जीरो नहीं छोड़ेगा एबीपी न्यूज। बेटी को इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हो जाती। लगातार एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई। सीबीआई जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी। इसके अलावा एसपी पर कार्रवाई हो गई। पीड़ित परिवार को आखिरकार मीडिया से बात करने की इजाजत मिल गई। उनकी सो कॉल्ड नजरबंदी हमने बंद करवाई। इसके साथ साथ कल परिवार को उनकी बेटी की अस्थियां हमने दिलवाई। लेकिन ये मुहिम तब तक अधूरी है जब तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हो जाती। हम देश की हर पीड़ित बेटी के साथ खड़े हैं, न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। देश की हर पीड़ित बेटी की आवाज है।